तो आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। हमारा पार्ट 10 मिक्स्ड प्रॉब्लम ऑन सिमिलैरिटी यूजफुल फॉर ऑल बोर्ड। जैसा मैंने पार्ट 9 के लेक्चर में कहा था मैंने कि हम सिमिलैरिटी के कुछ अब प्रॉब्लम ऐसे करेंगे जो सबके लिए उपयोगी हों। तो देखिए ध्यान से, पहला प्रॉब्लम हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको दिया हुआ है ये एसटी लंब है इस रेखा पर, आरसी लंब है इस रेखा पर, क्यूबी लंब है इस रेखा पर और पीए लंब है इस रेखा पर। तो एक प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, द लाइन परपेंडिकुलर ऑन द सेम लाइंस आर पैरेलल। एक ही रेखा पर लंब रेखाएं, देखिए चारों रेखाएं एक ही रेखा पर लंब है और एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर क्या होती हैं? समांतर होती हैं। एक बार और कह रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये चारों एक ही रेखा पर लंब है, इसलिए चारों रेखाएं क्या है? समांतर है। और जब चार रेखाएं समांतर हों, चाहे तीन रेखाएं समांतर हों, चार रेखाएं समांतर हों, तो ये इनकी तिर्यक रेखाएं होंगी। और तीन समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले अंतःखंडों का गुणधर्म हमने समझा है, 1.2 में ही समझा था पार्ट 3 के लेक्चर में। तो ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ए बी दिया हुआ है 60, बीसी दिया हुआ है 70, डीसी दिया हुआ है 80 और पूरा पीएस दिया हुआ है 280। ये लीजिए, बड़ा बढ़िया। और आपसे कह रहा है कि पीक्यू ज्ञात करो, क्यूआर ज्ञात करो, आरएस ज्ञात करो। बहुत उत्तम प्रश्न है ये। देखिए, हम इसका हल स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि चारों क्यों समांतर हैं। तो हम कहेंगे चूंकि एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, लाइन परपेंडिकुलर ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल। तो हम कहेंगे इसलिए समांतर रेखाओं और उनकी तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा मतलब ट्रांसवर्सल पर बने अंतःखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई? इसके प्रमेय से सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो हम ऐसा ले लेते हैं, मैं इसका अनुपात इससे लेता हूं तो पूरा इसका अनुपात इससे लेना पड़ेगा। तो मैंने ले लिया ऐसे, एस क्यू अनुपात पी क्यू। भाई कोई पी क्यू से शुरुआत करते ना, हमको क्या याद करना है? पी क्यू। तो मैंने अनुपात बना लिया, ये एस क्यू अनुपात पी क्यू ले लिया पहले, तो ये बन गया बीडी अनुपात ए बी, बीडी अनुपात ए बी। यहां पे मैंने कारण लिख दिया है, समांतर रेखाओं और उनकी तिर्यक रेखा पर बने अंतःखंड प्रमेय से। अब बताइए यहां पर, अब एस क्यू तो मालूम नहीं है, पी क्यू तो मालूम नहीं है। एक चीज हम याद कर सकते हैं, अगर मैं इसमें योगांतर अनुपात लगा दूं तो एस क्यू में पी क्यू ऐड करने पर क्या हो जाएगा? एस में मिल जाएगा, जो कि 280 दिया है। तो मैं इसमें योगांतर अनुपात लगाने जा रहा हूं। योगांतर अनुपात से क्या होगा? एस क्यू प्लस पी क्यू, अंश प्लस हर अपॉन हर, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये देखिए, अंश प्लस हर अपॉन हर, ये पढ़ा होगा आपने योगानुपात से, योगानुपात द्वारा। ये आप कहीं 9th में दिया है, कहीं 8th में दिया है, कहीं 10th में दिया है, लेकिन दिया जरूर है ये। तो ये एस क्यू अपॉन पी क्यू था, बीडी अपॉन ए बी था, तो हमने इसमें योगानुपात लगा दिया। अब एस क्यू में पी क्यू जोड़ लीजिए, एस क्यू में पी क्यू जोड़ लीजिए तो क्या बन जाएगा? एस पी या पी एस जो भी है, पी एस अपॉन पी क्यू हो गया। और आप बीडी में जब ए बी जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा? एडी या डीए बोल सकते हैं आप, एडी अपॉन ए बी हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, पूरा पीएस कितना दिया है? 280। हमें ज्ञात करना क्या? पहले पीक्यू, देखिए पीक्यू ज्ञात करना है, बराबर एडी। एडी पूरा कितना है? इसको हम तीनों को एडी के लिए क्या करना होगा? जरा देखिए तो, एडी के लिए तीनों को जोड़ लीजिए ना। मैं यहां पे रख रहा हूं एडी के लिए डायरेक्टली 80 प्लस 70 प्लस 60 तीनों को, और अपॉन ए बी तो 60 है ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 280 अपॉन पी क्यू। अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 7 और 6 13 और 8 21, 210 हो गया। और ये 60, भाई 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं। 280 अपॉन पी क्यू इक्वल 20 अपॉन
21/6, 0 कैंसिल हो गया। अब मैं अगर इसको कहूं PQ इंटू 21 इक्वल 280 इंटू 6, फिर PQ इक्वल क्या हो जाएगा 280 इंटू 6 अपॉन 21, तो PQ इक्वल 7 चौक 28, 7 त्रिक 21 और ये 3 दूना 6, तो PQ कितना आ गया 80 आ गया। ये देखिए PQ मिल गया आपको पहले, PQ कितना आ गया 80। पहले हमने कहा कि चुनिंदा बड़े प्रॉब्लम हम ले रहे हैं तो ध्यान देना जरा, PQ मिला पहले आपको 80, तो ये बड़ा अच्छा तरीका है। इसके बाद अगर PQ मिल गया तो अब सब मिलना बड़ा आसान है। वही 3 समांतर रेखाएं हैं तो अंतःखंड प्रमेय से जाना हमें बार बार है। अब मैं आसानी से मैं इसमें अगर इन तीनों रेखाओं पे अंतःखंड प्रमेय लूं तो A/A बराबर A/A लिख सकता हूं मैं, तो मुझे QR मिल जाएगा भाई। तो देखिए मैं अगर इसमें जाता हूं, अगर आप सबको यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ पे सॉल्व करने में, नहीं ना, तो देखिए ध्यान से हम कहेंगे इसी प्रकार। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं कि 3 समांतर रेखाओं और उनकी रेखा पर बने अंतःखंड प्रमेय, तो हमने लिख लिया है। अब हम इसी प्रकार जा रहे हैं, हम क्या लिखेंगे AB/BC, AB/BC इक्वल PQ/QR। डायग्राम में ध्यान देते रहे तो आपको बराबर समझ में आएगा। अब AB कितना है 60 है, BC कितना है 70 है, PQ निकाला अभी भी हमने 80, ये देखो 80 निकाला ना PQ। अब हमें QR मिलने वाला, देखिए कितना अब आसान हो गया। मेन ये है, इसके बाद देखिए कुछ नहीं दम है, तो देखिए इसको हल कर लिया जाए फटाफट। 70 इंटू QR, 60 इंटू QR और 70 इंटू 80 हो गया, तो QR इक्वल 70 इंटू 80 अपॉन ये देखो हो गया 60, तो 0 कैंसिल कर दो और ये 8 7 56 और ये 6, तो QR 6 के बाद इसका ट्राई करिए। 0 कैंसिल होने के बाद मैं क्या करता हूं 70 इंटू 2 चौके 8, 2 तिया 6, 7 चौक 28, 280 हो गया अपॉन 3, तो QR कितना आ गया 280 अपॉन 3 आ गया। अब इसके बाद देखो QR भी मिल गया, अब हमें क्या ज्ञात करना है RS। अब भाई बहुत सिंपल सी बात है, अब इसी प्रकार लिखने की अपेक्षा क्या करते हैं, जब हमें पूरा PS मालूम है, PS में हमें मिल गया PQ और QR भी मिल गया 280 अपॉन 3, तो हम SR ज्ञात कर लेंगे, RS ज्ञात कर लेंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि PS बराबर, या हम ऐसा लिख दें कि SR ज्ञात करना है तो डायरेक्टली RS बराबर, RS के लिए क्या करेंगे PS में से हम माइनस कर देंगे किसको PQ को, और टोटल इनका टोटल माइनस कर देंगे QR का, ऐसे ये ज्यादा अच्छा है। PS 280 है माइनस PQ कितना देखिए यहां से निकाला 80 है, और ये 280 अपॉन 3 है, बस आसानी से आपको इसमें RS मिल जाएगा। तो देखिए यहां से 280 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो, 8 3 24, तो ना हो गई 280 अपॉन 3। अब देखिए 280 माइनस इनको ऐड कर लीजिए 3, इसका मल्टीप्लाई कर दो, कुछ तो करो, 1 मिनट स्टार्ट। तो 280 माइनस इनको ऐड कर लीजिए जरा, तो 8 4 12, तो 520 अपॉन 3 हो रहा था, इस करेक्ट। अब इसका इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3 0 0, 3 बटे 24, 2 3 गुना 6 तो 8, 520 अपॉन 3। अब इसमें से माइनस कर दो 0, ये 2 ये 3, 320 बटे 3, तो ये आपका RS आ गया कितना, इतना आ गया। तो बहुत ही खूबसूरत प्रश्न था। तो आपको देखिए आंसर पहले PQ मिला, फिर QR मिला, फिर RS मिला, तीनों ज्ञात करना था इस तरह से। तो कैलकुलेशन वाइज बहुत अच्छा प्रश्न था। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, और ये मैंने इरेज कर दिया है। हमने एक और प्रश्न चुना है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में किरण BX कोण ABC का समद्विभाजक है, और किरण CX कोण ACB का समद्विभाजक है। यदि AB 5 हो, AC 4 हो, BC पूरा 6 दिया हो, तो AX अपॉन XY का मान ज्ञात करो, AX अपॉन XY का मान ज्ञात करो। मैं समझता हूं ये लगभग सभी बोर्ड में क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। तो अगर ध्यान से देखें, हमने आपको एक बात बताया हुआ है कि अगर त्रिभुज के अंदर कोण का समद्विभाजक दिया हो
तो त्रिभुज कोण समुद्विभाजक प्रमेय से चलिए। 2 बार हमें त्रिभुज की कोण समुद्विभाजक प्रमेय का इस्तेमाल करना है। तो पहले मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं, हम सवाल हल करते करते समझेंगे। त्रिभुज ए बी वाई में, डायग्राम में ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी वाई में रेख बी एक्स या किरण बी एक्स यह कोण ए बी वाई का समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है। रे बी एक्स इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी वाई। Therefore, by angle bisector theorem, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय अनुसार, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय अनुसार या प्रमेय से भाई क्या होगा, इस कोण की सम्मुख भुजा का अनुपात ax/xy और अन्य 2 भुजाओं का अनुपात ab/by। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय का क्या उपयोग था, किसी भी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक उस कोण की सम्मुख भुजा को उसी अनुपात में विभक्त करता है जिस अनुपात में उस कोण को समाविष्ट करने वाली भुजाएं होती हैं। इस कोण को समाविष्ट करने वाली भुजाएं ये हैं। तो इस कोण की सम्मुख भुजा का अनुपात ax/xy और इस कोण को समाविष्ट करने वाली भुजा ab/by। तो ये हो गया आपका नंबर 1। सेम इसी प्रकार अगर ध्यान दें तो ये इस त्रिभुज में वही बात अप्लीकेबल हो रही है। तो हम कहेंगे त्रिभुज ACY में किरण CX यह कोण ACY का समद्विभाजक है, इसलिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय से क्या हो जाएगा, इस कोण की सामने वाली भुजा का अनुपात ax/xy और इस कोण को समाविष्ट करने वाली 2 भुजाएं AC/CY। ये देखिए नंबर 2, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय। यहां क्या लिखेंगे, त्रिभुज का कोण समद्विभाजक प्रमेय। भाई देखिए परिणाम 1 और 2 को ध्यान से देखिए आप लोग। तो ये देखिए दोनों सेम है, अनुपात सेम दिख रहा है आपको, इसलिए ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब हम कहेंगे ये दोनों इन दोनों के बराबर है। तो मैं परिणाम 1 और 2 से आ रहा हूं, ध्यान देना, परिणाम 1 और 2 से, 1 और 2 से किस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं मैं, भाई हमें इसका मान ज्ञात करना है, इसलिए इसको लेके चलना होगा। तो ax/xy दोनों अनुपात में, तो ax/xy तो हमें ज्ञात करना है, भाई वही पूछा है ना। ये दोनों इन दोनों के बराबर ही है, सेम है दोनों। तो ab/by इक्वल्स ac/cy, तीनों अनुपात क्या हो गए, बराबर हो गए। भाई हमें ज्ञात ये करना है, इन दोनों को तो हटाना है, इनके बारे में जानकारी दिया है, ए बी AC सब दिया ही है ना आपको। आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जब अनुपात बराबर होते हैं, समानुपात में होते हैं, तो उसमें हम तुल्य अनुपात के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो सबने पढ़ा है, तुल्य अनुपात का सिद्धांत सबने पढ़ा है। हमें ax/xy ज्ञात करना है, मैं इसमें तुल्य अनुपात लगा दे रहा हूं, ab+ac। अनुपातों को जोड़ सकते हैं, अनुपातों को घटा सकते हैं। ये देखिए तुल्य अनुपात द्वारा थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, क्या लिखेंगे इंग्लिश में आप इसे, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। ये देखिए ax/xy ज्ञात करना है। अब जरा देखिए ab दिया है 5, ac दिया है 4 और by और cy को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, bc बन जाएगा। अब ax/xy ये हो गया 9, 5 और 4 9, और bc कितना दिया है 6। तो ax/xy इक्वल 3 3 9, 3 दूना 6, ये आ गया आपका आंसर। कभी कभी इसे कहता है, इसको प्रूफ में आ जाता है कि सिद्ध करो कैसा, ये 2ax इक्वल 3xy, कभी कभी ऐसा प्रूफ करने के लिए आ जाता है। तो भी याद रखना, यहां तक आने के बाद खाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना हो जाएगा। कभी कभी ये कहता है इसका मान ज्ञात करो, कभी कभी कहता है ये सिद्ध करो ऐसा, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर सिद्ध करो पूछे तो खाली हमें त्रिय गुणा कर देना होता है, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है। नहीं तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न था ये। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए अब हमारे थर्ड क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको ये चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD, ये जो क्वाड्रेटल दिया हुआ है आपको, इसके अंदर आपको AB समांतर BC कह रहा है और कह रहा है कि इसके विकर्ण BD और AC बिंदु P पर प्रच्छेदित कर रहे हैं। तो आप सिद्ध कीजिए कि AP/PD इक्वल्स PC/BP, ये आपको सिद्ध करना है, मतलब प्रूव करना है आपको। हम इसकी उपपत्ति देने जा रहे हैं, यानी कि प्रूफ। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, आपको हमने
कई गुणधर्म बताए जिसमें यह समझाया गया कि अगर दो भुजाएं समांतर हों तो वह समलंब चतुर्भुज होता है। अब समलंब चतुर्भुज अगर है तो समलंब चतुर्भुज का एक गुणधर्म आपके पास है, ये दोनों भुजाएं या दोनों रेखाएं समांतर हैं और यह इनकी तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल है। ये दोनों अगर पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल हो तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, कांगुरेंट होते हैं, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। सेम ऐसे ये भी इनकी तिर्यक रेखा तो ये भी अल्टरनेट एंगल कांगुरेंट होंगे, एकांतर कोण सर्वांग सम होंगे। और ये देखिए इन दोनों त्रिभुजों में ये शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ी है, तो ये दोनों एकांतर कोण और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूपता की कोको कसौटी से समरूप हो जाएंगे। बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो बहुत ही आसानी से आप देख रहे हैं इसके अंदर कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होने पर उनकी संगत भुजाएं हम समानुपात में लेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भुजाओं से संबंधित कोई बात सिद्ध करनी हो तो उन भुजाओं को देखिए कि किन त्रिभुजों की भुजाएं हैं, उन्हीं दो त्रिभुजों को आप सिमिलर या समरूप सिद्ध कर दीजिए और गुणधर्म का उपयोग कर लीजिए। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपात में होती हैं। तो देखिए ध्यान से यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम लेंगे क्या यहां पर रेख एडी समांतर रेख बीसी है, ये दोनों समांतर है। मैं इसको तिर्यक रेखा ले रहा हूं, इसे भी ले सकता हूं, इसे भी ले सकता हूं, मैंने एसी ले लिया चलिए। तथा रेख एसी इनकी तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल है, रेखा है, ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल। सो हम क्या कहेंगे, इसलिए त्रिभुज मैं एपीडी और त्रिभुज सीपीबी में जा रहा हूं, सीपीबी। आप देखेंगे मैंने हर बार इस तरह के ट्रेपिज्म यानी कि समलंब चतुर्भुज के नाम मैंने हमेशा ऐसा लिया है। तो देखिए ध्यान से ऐसे क्या होगा इसमें बताइए। सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको, एकांतर कोण, तो कोण पीएडी सर्वांग कोण पीएडी लिया है तो पीसीबी ले लिया जाए, पीसीबी एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल, यह गया। इसके बाद है शीर्षाभिमुख कोण, कोण एपीडी कांगुरेंट या सर्वांग समकोण, सीपीबी शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से इन दोनों त्रिभुजों में दो कोणों की जोड़ियां सर्वांग सम है, तो इसलिए त्रिभुज एपीडी समरूप त्रिभुज सीपीबी ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी कोको कसौटी, समरूपता की कोको कसौटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब दो त्रिभुज समरूप है, अब इनकी संगत भुजाओं को समानुपात में लीजिए। तो समानुपात में क्या लेना है, जरा ध्यान देना होगा हमें। एपी है, यस बिल्कुल, एपी अपॉन सीपी, एपी अपॉन सीपी। और क्या चाहिए हमें, पीडी है तो पीडी अपॉन पीबी या बीपी, पीडी अपॉन बीपी। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सीसीएसटी कहते हैं इसे। तो देखिए ध्यान से, लेकिन आपको चाहिए क्या, एपी अपॉन पीडी, ए अपॉन ए चाहिए और सीपी अपॉन बीपी चाहिए। क्या करना होगा यहां पर, फिर से देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक गुणधर्म आपके सामने है, अनुपात और समानुपात का। अगर हम इसमें एकांतरानुपात का गुणधर्म लगा दें, अल्टरनेट दो, तो यह हमें मिल जाएगा। ऐसे दिख नहीं रहा है, देखिए ये एपी और इधर पीसी और देखिए यहां पे है, तो इसमें क्लियर दिख रहा है। हम इसके अंदर लगा दें, अगर एकांतरानुपात का गुणधर्म, एकांतरानुपात द्वारा बाय यूजिंग अल्टरनेट एकांतरानुपात का गुणधर्म बाय अल्टरनेट, तो क्या हो जाएगा, एपी अपॉन पीडी और सीपी अपॉन बीपी। मैं एक बात यहां पे समझाना चाहूंगा, ध्यान दीजिए। जब हम एकांतरानुपात के गुणधर्म का उपयोग करते हैं, जरा मैं, अब ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिद्ध हो गया, इसलिए सिद्ध होता है, ये प्रूफ हैज प्रूव्ड। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अगर मैं इस प्रॉपर्टी में, और आप कहेंगे सर दोनों में अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं है। मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो एपी इंटू बीपी इक्वल क्या होगा, सीपी इंटू पीडी। ये रिजल्ट है हमारा, ये समझने के लिए खाली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं इसमें भी अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो एपी इंटू बीपी, ये देखो, और इक्वल सीपी इंटू पीडी।
रिजल्ट तो सेम है ना, रिजल्ट तो सेम है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। अल्टरनेटिव का इस्तेमाल करने से रेशो पर कोई भी, अनुपात पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका रिजल्ट वही रहता है। तो देखिए कितना अच्छा इसका साध्य आपको प्राप्त हुआ। आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए एक और आपके सामने प्रश्न है। इस त्रिभुज एबीसी में रेख एक्स वाई समांतर है भुजा एसी के, एक्स वाई पैरेलल साइड एसी। आपको दिया हुआ है 2ax इक्वल 3bx, एक कंडीशन है। और एक्स वाई क्या आपको दिया हुआ है, पूरा एक्स वाई, ये देखिए एक्स वाई 9 हो तो एसी ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। ध्यान दीजिए ये दोनों समांतर अगर हैं तो आपको एक बात दी गई है, बहुत सिंपल बात यह है कि अगर ये दोनों समांतर है तो रेख ए बी इनकी क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी। When these two are parallel, then AB becomes transversal, BC also transversal। तो दो समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा AB द्वारा बनने वाले दोनों संगत कोण क्या है, सर्वांगसन है। और ये दोनों संगत कोण भी क्या है, सर्वांगसन है। और देखा जाए तो ये सामान्य कोण है दोनों त्रिभुजों का, त्रिभुज ए बी सी और एक्स बी वाई का। कई तरीके से जा सकते हैं इसमें। तो ध्यान दीजिए जरा, यहां पर हम इसको हल कर रहे हैं एक वन स्टेप पर। क्या होगा, पहले कंडीशन जो दिया उसको ले लीजिए। 2ax इक्वल 3bx, ये गिवन है, दत्त है आपका। तो क्या हो जाएगा ये, ध्यान दीजिए ax अपॉन bx इक्वल 3/2। देखिए ये अपॉन इंटू में है तो अपॉन में आ गया, ये वहीं पर है, ये अपॉन में आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो वही आएगा। तो ये आपका एक मिल गया। अब इसके अंदर देखो ax अपॉन bx दिया है, आपको ac ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं इसमें, ध्यान दीजिए ax अपॉन bx दिया है, मैं इसमें क्या कर रहा हूं, योगानुपात का गुणधर्म लगा रहा हूं, कंपोनेंटों का प्रॉपर्टी। तो योगानुपात द्वारा क्या होगा, योगानुपात द्वारा ये देखिए अंश प्लस हर अपॉन हर, ये अंश है ये हर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। 3 + 2 न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये योगानुपात का गुणधर्म है, कंपोनेंटों का प्रॉपर्टी है। तो ax और bx ऐड करो, ax और bx ऐड करो तो ab बन जाएगा, और अपॉन ये bx है इक्वल 5/2। इसे कथन एक देकर छोड़ दीजिए। अब देखिए इसका यूज कर लिया गया। अब करना क्या है, जो मैंने आपको सबसे पहले कहा, ये स्टेप याद रखेंगे समझ के। जो दिया हुआ उसके आधार पे किया, हमने अपनी तरफ से कुछ किया क्या, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही हमने किया, हम उसके बाहर नहीं जा रहे हैं। क्वेश्चन में कंडीशन थी, इस कंडीशन का हमने उपयोग कर लिया। अब हम कहां जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब हम त्रिभुज BAC और त्रिभुज BXY को समरूप सिद्ध कर लेंगे, इस त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज को। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होंगी। When two triangles are similar, then their corresponding sides are in equal ratio। तो देखिए ध्यान से, हम कहेंगे क्या, रेख XY समांतर भुजा AC तथा रेख AB और BC इनकी तिर्यक रेखाएं हैं, इनकी तिर्यक रेखाएं, तिर्यक रेखा को ट्रांसवर्सल कहते हैं, रेखाएं हैं। ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। संगत कोण क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो त्रिभुज BAC और त्रिभुज BXY में, ये देखिए BAC और BXY में चले गए हम। आप ले रहे हैं एंगल BAC इक्वल एंगल BXY, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। सेम ऐसे ही कोण BCA, कांग्रुएंट दिखा दीजिए, कोण BYX, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए ध्यान से, अब इन दोनों त्रिभुजों में दो दो कोणों की जोड़ियां सर्वांगसम है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, कोको समरूपता कसौटी से समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज BAC समरूप त्रिभुज BXY, कोको कसौटी, कोको कसौटी। बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय 8 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब दो त्रिभुज समरूप है, जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होंगी। तुरंत देखिए संगत भुजाएं, करस्पॉन्डिंग साइड्स
ए बी अपॉन बी एक्स, ए बी अपॉन बी एक्स। अरे देखिए ना भाई, ए बी अपॉन बी एक्स ज्ञात कर लिया है आपने, देखते बराबर दिख रहा है, कितना सिंपल है ये। आपको एसी ज्ञात करना तो एसी अपॉन एक्स वाई लेना होगा। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन इक्वल रेशो। अब ले लीजिए ए बी अपॉन बी एक्स तो आपके पास है ना, 5/2 फ्रॉम 1। एसी ज्ञात करना आपको है, और देखिए ना एक्स वाई कितना दिया है आपको है 9। ये देखिए एक्स वाई आपको 9 दिया है, ये 9 रख दिया। ये फ्रॉम फर्स्ट कथन 1 से, और एसी का मान ज्ञात करना है आपको, एक्स वाई 9 दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 इंटू एसी 5 इंटू 9, एसी इक्वल 5 9 जा 45/2। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 1 बचा 10 होगा, ये 10 हो जाएगा, तो 2 बचे 10। तो एसी कितना आ गया 22.5। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको चतुर्भुज डी ई एफ जी एक वर्ग दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। त्रिभुज बी ए सी ए के अंदर ये कोण ए 90 अंश का कोण दिया हुआ है। प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर इक्वल बी डी इंटू ई सी, बी डी इंटू ई सी। देखिए बी डी और ई सी इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं हैं, और डी इसकी भुजा है, चतुर्भुज की वर्ग की भुजा है। जबरदस्त है, ये तीनों भुजाएं को लेकर ही यहाँ पे बोला है सिद्ध करने के लिए। लेकिन एक बात साफ है, बी डी इंटू ई सी बोला है ना, तो हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना ही होगा। क्लू है, देखिए ये तरीका है, ट्रिक है कि हमें किन दो त्रिभुजों को सिद्ध करना है, किन दो त्रिभुजों की भुजाओं से संबंधित बात पूछी है, सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, वो देखिए। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना होगा। और जब दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना हो तो एक बात और बताया था मैंने, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज त्रिभुजों को लेते हैं। जैसे इसको मैं अगर ऐसे जीबीडी लूंगा तो इसे मुझे सी एफ ई लेना पड़ेगा, यह भी ध्यान रखना है आपको। तो इन दोनों त्रिभुजों को मैं समरूप सिद्ध करूंगा। आपको याद होगा मैंने एक गुणधर्म बताया था, जैसे सबसे पहले तो मैं आंसर के साथ समझाता हूं, ज्यादा अच्छा होगा। ये देखिए चतुर्भुज डी ई एफ जी एक वर्ग है। अगर ये वर्ग है तो वर्ग के बारे में हमने क्या पढ़ा है, स्क्वायर के बारे में क्या पढ़ा है। सबसे सिंपल गुणधर्म एक है, इसकी चारों भुजाएं सर्वांसम होंगी, 4 साइड्स आर इक्वल। तो डी इक्वल एफ, ई एफ इक्वल एफ जी इक्वल डी जी, डी ई एफ एफ जी और डी जी चारों भुजाएं इक्वल होंगी, वर्ग की भुजाएं। ठीक है भाई, एक बात होगी। वर्ग का एक और गुणधर्म होता है, इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो जीएफ डी के समांतर है, इसका अर्थ यह हुआ कि जीएफ बीसी की भी समांतर होगा। भाई एक ही साइड है ना पूरी, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि रेख जीएफ समांतर रेख डी वर्ग की सम्मुख भुजा या वर्ग की सम्मुख भुजाएं, हम इसी बात को अर्थात कह सकते हैं कि रेख जीएफ भाई किसके समांतर होगी, अगर डी के समांतर है तो बीसी की भी समांतर होगी, समांतर रेख बीसी। अब जीएफ और बीसी समांतर हैं तो ए बी इनकी क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा, तथा रेख ए बी इनकी तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल है। इनकी कौन सी रेखा है, तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल है। अब ये जीएफ इसके समांतर, ये तिर्यक रेखा, तो भाई ये दोनों कौन से कोण, संगत कोण सर्वांसम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में जाता हूं। देखिए स्क्वायर है तो इसका प्रत्येक साइड क्या होगा, प्रत्येक एंगल क्या होगा, 90 अंश का होगा बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल है। इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये दोनों संगत कोण सर्वांसम हो जाएंगे इसके आधार पर, और ये दोनों प्रत्येक 90 अंश है। तो समरूपता की कोको कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। सेम उसी प्रकार एसी भी इनकी तिर्यक रेखा होगी, मैं लिख देता हूं, तथा रेख ए बी और एसी इनकी तिर्यक रेखा है, दोनों को एसी इनकी तिर्यक रेखाएं हैं, ये लीजिए। तो देखिए ये दोनों संगत कोण और ये दोनों 90 अंश के कोण, तो कोको कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप। सेम ऐसे यहां पर भी देखिए, अगर ये तिर्यक रेखा है, ये दोनों समांतर हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, संगत कोण सर्वांसम, और ये दोनों 90 अंश के कोण।
तो समरूपता की कोको कसौटी से ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो जाएंगे। भाई ये त्रिभुज इसके समरूप है, यही त्रिभुज इसके भी समरूप है। जब दो त्रिभुज एक ही त्रिभुज के समरूप होते हैं तो वे दोनों त्रिभुज भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। भाई ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, इनकी संगत भुजाओं को समानुपात में लेंगे, फिर यह साध्य हमें मिलेगा। तो आइए देखिए कितना अच्छा प्रश्न देखते हैं। मैं उठा रहा हूं सबसे पहले त्रिभुज GAGF और त्रिभुज GBD में। चलिए हम पहले संगत को ले लेते हैं। कोण AGF इक्वल कोण GBD, संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो हम ऊपर जाते हैं अभी हैं। तो इसके बाद ये दोनों राइट एंगल, तो हम कहेंगे एंगल GAF इक्वल एंगल GDB। प्रत्येक समकोण इच राइट एंगल या प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक समकोण प्रत्येक 90 अंश इच राइट एंगल पाते की है। देखिए दो दो कोणों की जोड़ी सर्वांशम मिल गई, इसलिए त्रिभुज AGF समरूप त्रिभुज क्या हो गया? GBD। कोको समरूपता कसौटी, कोको कसौटी ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। दो त्रिभुज समरूप है, छोड़ दिया जाए इसे, कथन 2 दे दिया जाए इसे। हम कहेंगे क्या इसके बाद? इसी प्रकार त्रिभुज AGF और त्रिभुज CFE में आप देख सकते हैं सेम वही बात है। ये दोनों संगत कोण सर्वांशम है। कोण AFG सर्वांशम कोण FCE, संगत कोण। कौन सा कोण? संगत कोण। और इसके बाद देखो प्रत्येक 90 अंश, ये दोनों कोण 90 अंश के। तो कोण GAF कांग्रुएंट एंगल FEC या CEF, बात एक ही है, FEC ले लिया, प्रत्येक 90 अंश। इसलिए त्रिभुज AGF समरूप त्रिभुज CFE कोको कसौटी से समरूप हो गए। मैं पेन चेंज कर रहा हूं, कारण दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, तो मैं अब थोड़ा ब्लैक पेन ले रहा हूं। तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो गए? समरूप हो गए। अब जरा देखिए AGF समरूप त्रिभुज है GBD के, AGF समरूप त्रिभुज है CFE के। दोनों ही त्रिभुज सेम है। जब दो त्रिभुज दो अन्य त्रिभुजों के समरूप हो तो वे दो अन्य त्रिभुज भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। परिणाम 2 और 3 में आपको दिख रहा है। परिणाम 2 और 3 से, परिणाम 2 और 3 से हम किस निष्कर्ष पर पहुंच गए? हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि त्रिभुज GBD समरूप होगा त्रिभुज CFE के। तो ये दोनों सब त्रिभुज समरूप हो गए। अब समरूप, जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो समरूपता का सबसे बड़ा गुणधर्म क्या है? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। मैं समानुपात में लूंगा इनको। तो देखिए मुझे चाहिए क्या, उस पर ध्यान देना होगा आपको। अगर मैं GB लेता हूं, GB, तो GB से फर्क होगा क्या? GB चाहिए नहीं मुझे, तो मैं BD/EF ले रहा हूं। और मैं GD/CE ले रहा हूं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, बार बार कहूंगा मैं, कांग्रुएंट साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हम इसे कहते हैं इंग्लिश में। ओके, नाउ मेरा सबसे बड़ा यूज होने वाला कथन एक का आपके पास, ये देखिए इसका इस्तेमाल। मुझे BD और EC चाहिए, देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये तो मुझे मिल गया, एक चीज तो मुझे मिल गई। मुझे लाना है DE², कैसे आएगा आपके सामने? बहुत आसान है। मैं इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं, EF इंटू GD इक्वल्स BD इंटू CE। अरे वाह, एक साइड तो मुझे मिल गया भाई, ये देखिए एक साइड तो मिल गया मुझे। अब EF और GD, EF और GD, अरे दोनों किसके इक्वल हैं? D के इक्वल है ना, चारों भुजाएं इक्वल है ना। तो मैं EF को रिप्लेस करके मैं DE रख दूंगा और GD को भी रिप्लेस करके मैं क्या रख दूंगा? DE रख दूंगा। तो ये देखिए BD इंटू EC कर लेता हूं, CE को। अब इनका कहां से? कथन 1 से, फ्रॉम फर्स्ट। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, DE² इक्वल्स BD इंटू EC। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। तो अब सब लोग जरा इसे बहुत ध्यान से ले लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब ये टॉपिक हमारा यहां एंड होता है और कुछ बाद में रिवीजन प्रैक्टिस के साथ हम आएंगे समरूपता में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देखते रहें, समझते रहें, खुश रहें।